नमस्कार दोस्तों। यूपी के चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की धड़कनें तेज हैं। सबको उम्मीद है कि जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी, लेकिन इस बीच जनता के बीच भी हलचल है। जमीन पर तरह तरह के समीकरण, तरह तरह के कयास, तरह तरह की आशंकाएं और अनुमान, और इन सब के बीच 10 मार्च की तारीखों का इंतजार। मैं हूं आज पश्चिमी यूपी के गढ़ मेरठ में। पश्चिमी यूपी इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां से किसानों के आंदोलन को सबसे अधिक बल मिला, और पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां से बीजेपी की जमीन 2013 के दंगों के बाद ऐसी तैयार हुई कि 2014, 2017 और 2019 में जबरदस्त कामयाबी पश्चिमी यूपी में मिली। तो पश्चिमी यूपी में इस बार क्या होगा, और वो इसलिए भी क्योंकि पहले 2 दौर के जो चुनाव होने हैं वो पश्चिमी यूपी में होने हैं। पहले दौर में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर और दूसरे दौर में पश्चिम यूपी की 55 सीटों पर। तो पश्चिम यूपी में क्या कुछ चल रहा है, और इस बीच पश्चिम यूपी में जाट भी हैं, आरएलडी फैक्टर भी है, बीजेपी से नाराजगी भी है, किसानों का फैक्टर भी है, और इन सब के बीच सपा और आरएलडी के गठबंधन के बीच बीजेपी की वो तमाम कोशिशें हैं जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति भी है। और इन सब के बीच 48 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 का वो बयान भी है, जिस बयान का मकसद ध्रुवीकरण है। तो इसी को समझने के लिए मैं हूँ आज मेरठ में। पीछे ये जैन शिकंजी पनीर पकौड़ा की काठिया है, चाय पीछे बन रही है, और हमारे साथ 2 वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। दाएं तरफ हैं अनिल बंसल जी, जो लगभग 4 दशकों से जनसत्ता से जुड़े हैं, जनसत्ता के जो नामचीन रिपोर्टर रहे हैं, जिन्होंने जनसत्ता की बुनियाद भी रखी, जनसत्ता की पहचान भी जिनसे हुई, और यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, मेरठ में ही रहते हैं। तो इनकी ये ख़ास बात भी है, अनिल बंसल जी। और इधर हैं प्रभात राय जी, नौकरशाही में भी रहे हैं शायद, और उसके बाद राजनीतिक तौर पर विश्लेषक के तौर पर सक्रिय हैं, लेख लिखते हैं अखबारों में, और यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने की इनकी फितरत है, ये इनकी खास बात है। मैं आज जानबूझकर चलकर मेरठ आया कि एक होता है कि आप दिल्ली में बैठकर लोगों से बात करें, एक होता है आप वहीं चलकर लोगों से बात करें जो शहर के उस इलाके के वो क्या सोचते हैं। मेरे वीडियो में अक्सर आप देखते होंगे गांव देहात शहर के लोगों से बात करते हुए। आज मैंने सोचा फिर से इन लोगों से बात की जाए। पहले भी एक बार मैंने अनिल बंसल जी से बात की, और पश्चिमी यूपी अहमियत मैंने आपको बता दी। शुरू आप ही से करते हैं बंसल जी। अब चूंकि तारीखों के ऐलान के साथ 2 दौर का चुनाव भी पश्चिम में होना है, और पहले एक चीज़ समझाइए, जो कन्फ्यूजन है वो मैं चाहता हूं दर्शक को भी समझ में, अगर आप दोनों समझा सकें। पश्चिमी यूपी की सीटों को लेकर कहीं आंकड़ा देखता हूं 71 लिखता है, कहीं 76, कहीं 110, और तो और कल एबीपी ने 136 जोड़ दिया। कई मंडल, कई ज़िलों को लेकर, पश्चिम यूपी के दायरे को लेकर जितने अखबार, जितनी वेबसाइट, जितने चैनल, सब में अलग अलग आंकड़े हैं। तो पश्चिम यूपी को हम क्या माने? अगर देखिए, कुछ लोग पश्चिमी यूपी को मेरठ, सहारनपुर, आगरा और मुरादाबाद मंडल मानते हैं। हाँ। रुहेलखंड को अलग कर देते हैं। हाँ। कुछ जो बरेली वाला रुहेलखंड का इलाका, उसको भी इसमें जोड़ते हैं। हाँ। तो वो कोई खास ऐसा बंटवारा नहीं है। हाँ। अगर संघ और भाजपा की दृष्टि से आप देखें तो वो यहाँ से बुलंदशहर को ही ब्रज प्रांत मानते हैं। वो यानी बुलंदशहर और आगरा, मथुरा, इनको भी वो पश्चिमी प्रांत नहीं मानते। तो वो सबकी अपनी अपनी कसौटी है। लेकिन मोटे तौर पर जो अभी जो पहले फेज़ का चुनाव है वो मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, और ये शायद आगरा तीसरा उसमें शामिल है। ये 3 मंडलों का चुनाव है, जो 58 सीटों की आपने बात की। और ये जो आप बरेली को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इतना ही 80-90 सीटें, क्योंकि जो फिर आप अगर एटा से आगे निकलेंगे, कन्नौज वाला ये जो बेल्ट है, तो उसको हम लोग सेंट्रल यूपी करके भी कानपुर के आसपास के इलाके को मध्य यूपी भी मानते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए कि कुछ लोग एटा, मैनपुरी, इन सब को भी इस फर्रुखाबाद, कन्नौज पश्चिम में मान लेते हैं, और कुछ उसको मध्य उत्तर प्रदेश में मानते हैं। अब इसमें जो चूंकि पश्चिम यूपी का जिक्र मैंने किया, और आंकड़े आप भी देखेंगे अभी से 2 महीने तक हर समय आपको जो सीटों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग दिखेगी। लेकिन जैसे मैंने कहीं देखा जो कुछ ज़िलों को घटा बढ़ाकर जोड़ा गया कि 110 सीटें अगर जोड़ते हैं पश्चिमी यूपी में, कुछ ज़िले उसमें ज़्यादा होंगे जिसका जिक्र किया, तो 88 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार जीत मिली।
और उसको अगर 2012 से तुलना करते हैं तो 38 से सीधे 88, 55 सीटें। एक और आंकड़ा है जिसमें कुछ मंडल को छोड़ दिया, कुछ जिले को शामिल किया, तो उसमें 76 सीटें होती है पश्चिमी यूपी में, जिसमें 66 कहते हैं बीजेपी को जीत मिली। ऐसे अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन अब उन आंकड़ों के कन्फ्यूजन से हट के अगर चूंकि हम मेरठ में यहीं से शुरू करते हैं कि 1 महीने पहले भी मैंने करीब करीब आपसे बात की थी, और अब चूंकि चुनाव जोर भी पकड़ रहा है, साथ में डिजिटल प्रचार का भी हो गया, क्योंकि 15 तारीख तक कोरोना की वजह से रैलियां, रोड शो बंद है। क्या तस्वीर आपको दिख रही है? सीधे एक ऐसा सवाल जिसके जवाब से कुछ समझ में। देखिए, तस्वीर मोटे तौर पर जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो अभी दो पक्षीय नज़र आ रहा है। ये पिछली बार अगर आप देखें 2017 का जो चुनाव था उसमें बहुजन समाज पार्टी वो मुकाबले में थी, लेकिन इस बार बहुजन, भले उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे, मैं ये भी नहीं मान सकता कि कोई मायावती जीरो होने वाली हैं, लेकिन वो कहीं भी मनोवैज्ञानिक रूप से और धरातल पर ऐसा लग नहीं रहा कि वो कहीं मुकाबले में है या टक्कर दे रही हैं। तो बीजेपी भी ये मान रही है कि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, इसीलिए वो जो लाल टोपी जो भी हमला कर रहे हैं, न मायावती भाजपा के खिलाफ उतनी आक्रामक है, न भाजपा मायावती के प्रति आक्रामक है, भाजपा भी समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रामक है, और समाजवादी पार्टी भी भाजपा के प्रति ही ज़्यादा आक्रामक है। उसको होना भी चाहिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बीएसपी और कांग्रेस की रूलिंग पार्टी नहीं है। तो अखिलेश रादर अवॉइड कर रहे हैं, वो इस बात से बच रहे हैं कि वो कांग्रेस और बीएसपी पर कोई कमेंट करें या ओवैसी पर करें। वो भी सीधा सीधा हमला जो एक राजनीतिक सुलझे हुए नेता को करना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनको अगर छीननी है तो भाजपा से छीननी है, तो वो भाजपा पर ही हमला कर रहे हैं, और कांग्रेस पर हमला भाजपा करती रहती है अभी भी। जबकि ओवैसी पर आऊँगा बाद में, सेकेंड पार्ट में। पहले फर्स्ट पार्ट कि 2017 से आज की तारीख में स्थिति क्या बदली? अगर 2017 में ज़बरदस्त कामयाबी बीजेपी को मिली, 14 और 19 में लोकसभा में तो मिली ही, और पहले दौर की जो वोटिंग है 58 सीटों पर, उसमें शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, ये सब इलाके। तो आपसे समझना चाहूँगा, इसमें चाय का भी ऑर्डर दे दीजिएगा, कि क्या बदला है 2017 से आज में? देखिए, ऐसा जैसे आपने अभी जिक्र किया था 2013 का, बदला था 2013 से, जिस वक्त दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, उस समय दैट वाज अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन जाट्स एंड द मुस्लिम वोटर्स। और जो शक्ति थे लोकदल की, रालोद की शक्ति थे, वो मूलतः शक्ति थे, समाजवाद की भी शक्ति थे, समाजवादी पार्टी के भी कहीं कहीं उनमें स्ट्रांग होल्ड्स थे। इस बार जनाजा निकल गया सांप्रदायिकता का। इस बार जिस तरह से गांव के अंदर किसान आंदोलन ने जो लहर चलाई, उससे जो सांप्रदायिकता ने डिवीज़न पैदा किया था सोसाइटी में, वो लगभग गांव में तो समाप्त हो गया। शहरों में उसके कुछ ना कुछ अवशेष बचे हैं, शहरों में भी वो उस तरह का डिवीज़न नहीं। हम तो मेरठ शहर में रहते हैं और लगातार घूमते हैं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तो हम घूमते रहते हैं। वहाँ भी हम देखते हैं कि उस तरह का डिवीज़न जो सांप्रदायिकता का, जिसके आधार पर 80 बनाम 20 की बात अभी योगी ने कही, ये हो गया था। ये हो गया था। जो 90% सीट्स इन्हें मिली, जो आपने अभी मेंशन की, आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो 90% सीट्स हैं बीजेपी की करीब करीब, मान लीजिए। ये एक स्वीप था, उसमें कहीं छुटपुट जो है और लोगों को भी मिली। वो दैट वाज ए कम्युनल डिवीज़न, जिसमें आरएसएस सफल रही, क्योंकि बेसिक तो रीढ़ की हड्डी आरएसएस है, आप जानते हैं शुरू से। ये तो बाकी तो उनके मुखौटे हैं, बीजेपी हुआ और जो उनकी संस्थाएं। जो वर्कर आता है वो आरएसएस से आता है, और वो जो पाठ पढ़ाता है वो सब जानते हैं। मैं तो इतने दिन ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, तो हम जानते हैं किस तरह का वो विष पैदा करते हैं समाज के अंदर, और वो विष काम कर गया। इस बार किसान आंदोलन को श्रेय किसी पार्टी को श्रेय नहीं है, कितना भी कोई सेकुलरिज्म का डंका पीटे, देवर नोवेयर इन विलेजेस। ये सिर्फ किसान और किसान आंदोलन को श्रेय है कि जिसकी वजह से ये जाट मुस्लिम कम्युनिटी जो नज़दीक आई, और वो गुजर कम्युनिटी जो एकदम बीजेपी के साथ चली गई थी। नोएडा से लेकर सहारनपुर तक मैं आपको बता रहा हूँ। जाट कम्युनिटी तो फिर भी थोड़ी बहुत साथ थी रालोद के, लेकिन गुजर कम्युनिटी टोटल बीजेपी के साथ थी। यानी कि दलितों का बहुत बड़ा सेक्शन भी बीजेपी के साथ था, उसी कम्युनल चपेट में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कांवड़ लेने वो बदला है। आप ये कह रहे हैं बदल गया, एकदम बदल गया वो सीन, और इसलिए उसका इम्पैक्ट रिवर्स होगा। इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए 10% इन्हें मिल जाए
और 90% दूसरी तरफ चले जाएं। अब ये आपने बड़ी बात प्रभात जी कह दी, लेकिन उसी बीच दर्शकों को एक बता दूं कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का कल ओपिनियन पोल था। उस ओपिनियन पोल में वही आंकड़ों का, चूंकि अलग अलग तरह के आंकड़े पश्चिमी यूपी के ज़िलों को लेकर जोड़ते हैं, 136 सीटें एबीपी न्यूज़ के मुताबिक पश्चिम यूपी का की जो सीटें थी वो 136 सीटों में 71 से 75 बीजेपी, 53 से 57 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 4 से 6, कांग्रेस 1 से 3। अब जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट हो सकती है, पिछली बार की तुलना में देखें 85% सीट लगभग जीत गई बीजेपी, तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, जो प्रभात जी ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर जो ध्रुवीकरण 2017 या 2019 या 2014 में था, मैंने पहले भी कहा था कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने सामाजिक विभाजन को समाप्त किया। और जहाँ अगर आप शहर की बात करेंगे, चूंकि मेरठ दंगे का शहर रहा है, तो यहाँ तो ये विभाजन 50 साल से चला आ रहा है। शहरी क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण, पर देहात में ये पूरी तरह खत्म हुआ है। और लोगों को, जो लोग हिंदू बन गए थे, किसान से हिंदू हो गए थे, इससे कोई लाभ नहीं है। और ये सिर्फ बंटवारे की पॉलिटिक्स है, वो उनको ये समझ में आया है। तो ये बड़ा बदलाव है। पर एक चीज़ को हम और इग्नोर नहीं कर सकते अजीत जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है बिहार की तरह जहाँ जाति भी एक हकीकत है। यहाँ जातीय समीकरण भी खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। तो जहाँ बहुकोणीय मुकाबले होंगे, मान लो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है, वो वहाँ किस जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है, ऐसा हम मानकर नहीं चल सकते कि मान लो अपर कास्ट को हम मानते हैं कि वो बीजेपी का वोट बैंक है, तो अपर कास्ट ने अगर कहीं ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी वहाँ ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाती है या कांग्रेस बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको ब्राह्मण समर्थन नहीं करेंगे। तो जाति भी यहाँ की एक हकीकत है और उसका भी अपना प्रभाव होता है। तो ये जो फैक्टर है, जो बीजेपी का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, जो माहौल वो बना रहे हैं, वो वैसा ही है जैसे 2004 में जब लोकसभा चुनाव के समय प्रमोद महाजन ने 6 महीने पहले चुनाव कराया था, तो उनसे पूछा था हमने कि शाइनिंग इंडिया तो कहीं है नहीं, तो उन्होंने कहा कि शाइनिंग इंडिया भले ना हो, टीना है हमारे फेवर में। टीना हमने मतलब उसका देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो इस समय भी ये माहौल बना रहे हैं कि अगर योगी नहीं तो कौन। तो 2004 में जब नतीजा आया था तो वो टीना फैक्टर ख़त्म हो गया था। तो मतदाताओं के बारे में पहले से अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना कि टीना है, ये मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र बहुत परिपक्व है। और मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको थोड़ा सा, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि पहले दौर की वोटिंग चूँकि शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा इस इलाके में है, जो 58 सीटें हैं पहले दौर की। यहाँ अगर मेरठ में जहां हम बैठे हैं यहाँ बात करेंगे तो शायद 7 में से 6 सीटें बीजेपी की है, एक सिर्फ शहर में सपा की है। तो यहाँ इन सीटों की बात करेंगे तो यहाँ आपको क्या एज दिख रहा है और किसको दिख रहा है? क्या बीजेपी, जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी का जो पिछली बार ज़बरदस्त बीजेपी की बढ़त थी वो पलटती दिख रही है सपा या आरएलडी के पक्ष में, या इनका कयास कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा समझ रहे हैं, ज़्यादा नंबर दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ज़्यादा नहीं समझ रहे। समीकरण क्या होता है अजीत जी, जैसे प्रभात जी ने कहा कि 2013, 14, 17, 19 सब वो हिंदू हो गए थे किसान, ऐसे ही अब 2012 को अगर आप देखें, 2012 में मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट से बीजेपी जीती। लेकिन मेरठ दक्षिण हो सकता है इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि तब मुसलमान 2 या 3 खड़े हो गए थे और उनमें विभाजन हुआ था। इस बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुसलमान 4 भी खड़े हो जाएं तो मुसलमान साइलेंट है, वो वोकल नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोल रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुपचाप, जो मोदी जी का नारा था बंगाल में, चुपे चाप कमल छाप, तो वो चुपे चाप साइकिल छाप, इस तरह का उनका संकेत मिल रहा है। तो इसका जो प्रभाव होगा, मुझे लगता है वो उसकी कैलकुलेशन शायद राजनीतिक दलों को नहीं है कि वो खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, मुखर हैं, उस तरह से नहीं है। और चाहे अपने ओवैसी जी हों, चाहे मायावती हों, जैसे मायावती निश्चित रूप से मुसलमानों को टिकट देंगी और वो कोशिश करेंगी कि अगर मेरे उम्मीदवार न भी जीते हैं तो समाजवादी पार्टी के बिना जीते हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि मायावती बीजेपी का खेल खेल रही हैं, अगर ओवैसी खेल रहे हैं तो मायावती भी खेल रही है। तो इसको लेकर भी मुसलमानों में सजगता है, जागरूकता है और सोचना है। फिर से मुस्लिम से मैं जो आपसे कहा कि इस बार जो परिवर्तन आने वाला है, इस बार कई बार जातीय और सांप्रदायिक जो समीकरण है वो भी प्रभावित नहीं कर पाएगा चुनाव को।
कई बार जैसे कुछ जातियों में ये है कि वो अगर उनकी मान लो जाट है, अगर बीजेपी ज़्यादा जाट खड़े करती है तब भी ऐसा नहीं लगता कि जाट पूरे उस जाति के आधार पर वोट कर देंगे बीजेपी को। उनमें उसको लेकर नाराज़गी है और ओवरऑल किसान में नाराज़गी है, क्योंकि जो यहाँ गन्ने की बेल्ट है, देखिए इसको कोई भी किसान नकारता नहीं है कि 5 सालों के अंदर गन्ने का दाम बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। आखिर में 25 रुपए बढ़ाया नहीं, वो तो अब लागू होगा, वो तो चुनाव के समय का है। जैसे 4.5 साल तक आपने ट्यूबवेल के बिल ज़्यादा ले लिए और अब आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम आधे कर देंगे, तो आपको 4 साल पहले किसने रोका था करने से? तो इससे आपका एक माइंडसेट पता लगता है कि आप चुनाव जीतने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं और जीतने के बाद आप अलोकप्रिय कदम भी उठा सकते हैं। तो ये इससे आपकी विश्वसनीयता पर संकट खड़ा होता है। अब एक सवाल फिर से प्रभात राय जी, इस बीच चाय भी आ गई है। प्रभात जी, ये जैसे ओवरऑल तो चलिए ये इशू समझ में आई, लेकिन जैसे जाटों को लेकर कहा जाता है, जिसका आपने जिक्र भी किया और मैं भी अपने वीडियो में बार बार कहता हूँ, 2013 के बाद जो स्थितियाँ बदली, ऐसी बदली कि चौधरी अजित सिंह भी हार गए और जयंत चौधरी भी हार गए। उन्होंने सीटों की अदला बदली की, बागपत से मुजफ्फरनगर, वहाँ से भी हार गए, मथुरा से जयंत बागपत आए, वहाँ से भी हार गए। क्या इस बार जाटों को लेकर, अगर ये एक बड़ा तबका ये आकलन कर रहा है कि जाटों में बहुत नाराज़गी है, किसान फैक्टर, कृषि कानून फैक्टर, 13 महीने सरहद पर बैठना दिल्ली की सीमा पर, और माना जा रहा है कि आरएलडी का पक्ष मजबूत हो सकता है, क्योंकि आरएलडी को सिर्फ एक सीट मिली थी, छपरौली, वो भी बीजेपी में चला गया, जो जीती हुई सीट। तो इस मतलब क्या जाट बड़ी तादाद में आरएलडी सपा की तरफ जाएंगे या बीजेपी भी बचा के रखेगी और बहुत सारे उधर भी रह सकते हैं? अगर ऐसा रह सकते हैं तो फिर आकलन जो 90-10 जैसा आप कह रहे हैं वो गलत हो। मैं इन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अनिल बसंत बहुत शार्प जर्नलिस्ट हैं, बहुत शार्प जर्नलिस्ट हैं। और ये जो शहरी फैक्टर है, देखिए 2 फैक्टर्स हैं इस समय। शहर एक अलग माइंड का है, जैसे अभी इन्होंने बताया, इनकी रगों में सांप्रदायिकता है। शहर की रगों में, इवन मुजफ्फरनगर के रगों में भी वो सांप्रदायिकता पहुंची है। बुलंदशहर में अभी नहीं है, आगरा के रगों में भी है, वो मेरठ में तो है, मेरठ में ज़बरदस्त है। तो ये जो फैक्टर है ये जाट को डिवाइड करेगा। शहर का जो जाट है वो गांव के जाट से अलग तरह से सोचता है। हम तो जाटों के बीच ही रहते हैं ना, हम तो जाटों के बीच उठते हैं, बैठते हैं चारों तरफ। हम लोग जाट कल्चर के हैं, चाहे अनिल जी हों चाहे मैं हूँ। सवाल ये कल्चर जो है हमारे क्षेत्र की, उसको जाट कल्चर कहा जाता है, बहुत उसका प्रभुत्व है। तो शहरों में भी जो हम जाटों से बात करते हैं ना, तो उनका अंदाज़े बयां दूसरा होता है। जो गांव के जाट हैं उनका अंदाज़े बयां दूसरा होता है। तो इसलिए एकदम नहीं कह सकते कि जाट पूरी तरह से बीजेपी को छोड़ देगा, या दलित जो है वो मायावती को छोड़ के कहीं वो सोचेगा कि भाई किसी को ऐसे को दूं जो सरकार बना ले। अभी दलित वहीं का वहीं खड़ा है। उदित राज ने बहुत, वो क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर ने बहुत हाथ पाँव पटके, बट वो फिनोमिना नहीं बन सका। दो इज़ ए ब्रेव पर्सन, वी ऑलवेज अप्रिशिएट इज ब्रेवरी, बट उसका ऑर्गेनाइजेशनल जो ढांचा है ना वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो मायावती को डेंट भी नहीं पहुंचाएगा। तो दलित वोटर किधर जाएगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और फिर गुजर वोटर की मैंने बात की, गुजर बहुत बड़ी संख्या में, जाटों का तो सिर्फ नाम ही है यहाँ पर, ये जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट है, ये जानते हैं अनिल जी अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा बढ़िया विश्लेषण करते हैं, मुझसे ही बढ़िया। ये गुजर बेल्ट है, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ गुजर, मेरठ जो है गुजर सीट थी, भड़ाना जीता यहाँ से बाहर से आकर। लोग भूल जाते हैं अक्सर, हमारा जो क्षेत्र है वो जाट क्षेत्र नहीं है मेरठ, इट्स ए गुजर डोमिनेटेड एरिया। इवन सहारनपुर इज ए गुजर डोमिनेटेड। बीच में बोल रहा हूँ आप, चूंकि गुजर के बारे में कहा जाता है कि मेजर चंक गुजर का बीजेपी को जाता रहा है और गुजर में बीजेपी का डोमिनेंस है, तो वो टूटने की कोई वजह दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, एकदम गाँव में टूट चुका है। आई हैव विजिटेड सो मेनी विलेजेस इन लास्ट 6 months, सहारनपुर, बुलंदशहर। मैं तो एक घुमक्कड़ व्यक्ति हूँ ना, ये जानते हैं अच्छी तरह। मैं तो बिल्कुल आवारा भी शख्स कहते हैं मुझे कुछ लोग। मैं निरंतर घूमता हूँ, किसान आंदोलन में घूमा, पंजाब तक घूमा। गांव एक का चरित्र एकदम बदल चुका है, आप ये समझ लीजिए। ये तो कोई नहीं बदल पाया, ना लेफ्ट बदल पाया, ना सोशलिस्ट बदल पाए। हमने तो लोहिया का दौर भी देखा है यहाँ पर। लोहिया का दौर जब महाराज सिंह भारती ने 1.5 लाख वोट से शाहनवाज खां को हराया था, उस दौर में भी अनिल तो छोटे थे, छोटे हम थे, इनको याद नहीं होगा। उस दौर में भी सोशलिस्ट गाँव का करेक्टर नहीं बदल पाए थे। इस बार जैसा करेक्टर बदला, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सेकुलर जो सोकाल्ड पार्टीज हैं, ये इन्होंने करेक्टर नहीं बदला है। ये तो बहुत अपॉर्चुनिस्ट है। जिन्ना का नाम ले रहा है, बताइए वो तो हिंदू बैंक को फिर एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, मूर्ख। आप ये देखिए, जिन्ना का नाम लेना किस कदर धृष्टता है। वो मुलायम सिंह की ट्रेडिशन है, वो लोहिया की ट्रेडिशन है क्या? आप बताइए मुझे। तो ये जो ब्लंडर्स कर रहे हैं ना सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट नहीं कहता मैं नहीं, सोशलिस्ट शब्द इनके लिए नहीं है। समाजवादी जो हैं वो
एक के बाद एक ब्लंडर कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्लंडर करेंगे ये लोग, जैसे अजीत सिंह ने ब्लंडर्स किए ना। अजीत सिंह निकल कर वहाँ नहीं पहुँचे, पहुँच जाते एक बार तो मसीहा बन जाते। जिस तरह से मारकाट हुई है हमने उसको अपनी आंखों से देखा। कितना कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने कर्मों से लूज किया इस इलाके को। चौधरी साहब होते चरण सिंह तो पहुँच जाते, चाहे वो मर जाते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अजीत सिंह एंड दिस। मुझे नहीं मालूम जैन का क्या कैरेक्टर है, मैं ज़्यादा नहीं जानता उनको, लेकिन मेरा मतलब ये कि जाट अगर कम्युनल बनाना तो उसका कारण इनके लीडर भी थे जो कम्युनल नहीं थे। अजीत सिंह वाज नॉट एट ऑल ए कम्युनल पर्सन, बट ही वाज हाईली इनएक्टिव पर्सन। अब निष्क्रिय व्यक्ति तो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। अच्छा, आप चलिए, अजीत सिंह चूंकि नहीं है अपना बचाव करने के लिए, इसलिए एक बार फिर से अनिल बंसल जी, चूंकि कम्युनल फैक्टर, कम्युनल एंगल की बात जब भी पश्चिमी यूपी आती है तो आ जाती है, और अगर योगी भी कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई 80 बनाम 20 की है, तो जाहिर है 20% मुसलमानों की बात करते हैं। और आप भी जिक्र जब करते हैं, पश्चिमी यूपी में कई ज़िले ऐसे हैं जो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, और भी कई ज़िले हैं ऐसे जहाँ 50% आबादी है, सहारनपुर वगैरह में, शामली में। तो ये जो कम्युनल एंगल फिर से देने की बीजेपी कोशिश करेगी और कर रही है, 80-20 उसी का एक ये है, तो क्या उस कम्युनल एंगल को इस बार बीजेपी उस पिच पर खेलने में आपको पिछली बार की तरह कामयाब नहीं होती दिख रही है, या एक महीने में फिर घूम फिर कर बात हुई? नहीं, देखिए, अभी जो माहौल है ऐसा लग नहीं रहा कि वो 2017 का पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता है। ऐसे मूर्ख लोग नहीं हैं जो सांप्रदायिक, जो देखिए जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है, वो वोकल है, वो बोलता ही है, पहले भी बोलता था वो, उसकी बात आप छोड़ दें। लेकिन आम तौर पर जो लोग हैं वो संभले हैं, समझ गए हैं, और लोगों को समझ में आता है जब आप 5 साल सत्ता में रहते हैं तो आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप अपने अच्छे काम क्यों नहीं गिनाते कि हमने देखिए रोजगार दिए, हमने किसानों का कल्याण किया, इसके आधार पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे। फिर आप 80-20 पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मनोवैज्ञानिक कमजोरी आप जानते हैं। आपको पता है कि लोगों के जहन में अभी गंगा में तैरती हुई लाशें हैं। लोगों के जहन में वो दौर है जब बीजेपी के एमपी एमएलए घर से नहीं निकले, और वो सारे के सारे लोग जब तड़प रहे थे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, ऑक्सीजन की संकट था। इसको लोग भूले नहीं है। वो अलग बात है कि वो प्राकृतिक आपदा है, महामारी है, पूरी दुनिया में आई, लेकिन आपका चरित्र क्या था ऐसा नहीं है, लोग उसको भूल गए हैं। पर वो कोशिश जब ये करते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण की, तो ये कहीं ना कहीं अजीत जी उनकी कमजोरी भी दिखाता है। तभी तो मथुरा भी बोल रहे हैं ना, अब योगी हर तीसरे दिन मथुरा की बात। वो चुनाव में उनके लिए एक सशक्त मुद्दा बन के उभरा और उनको ताकत दी, लेकिन बात वो सबका साथ सबके विकास की करते हैं। तो जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो विकास के मुद्दे पर वोट मांगिए। अब विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? अब क्यों नहीं बता रहे कि किसान को आपने क्यों नहीं उसका रिलीफ दिया 5 साल? तो लोग मूर्ख नहीं हैं। लोगों को ये भी अंदाज है कि जो 6,000 रुपये अगर हमारे खाते में आए, एक तो वो बहुत कम किसानों के खाते में आए, सबके खाते में तो आए नहीं, और जिनके आए वो कहते हैं अगर हमारा बिजली का बिल आपने डबल ना किया होता तो हमको तो 20,000 वैसे ही बच जाता साल में। जो 6,000 रुपये का आप रिलीफ दे रहे हैं तो हमसे ही छीन कर आप हमको ही दे रहे हो। सरकार को ये खुशफहमी है कि हमने जो लोक निभावन योजनाएं जारी की हैं, इससे शायद सारे मतदाता हमारे पक्ष में आ जाएंगे। हमने फ्री राशन दिया है, हमने अब आधा बिजली का बिल अनाउंस कर दिया है, हमने 6,000 रुपये खाते में डाले हैं, पर लोग जागरूक हैं। उसमें जो उनके अंदर भी ये चेतना है कि ये कोई पैसा नेता अपनी जेब से नहीं देता। देखिए, जब राहुल गांधी ने नारा लगाया था 2013 में, आप याद कीजिए कि हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, गुजरात में ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो अब हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा था वो कह रहे हैं कि मैं पैसा दिल्ली से भेजता हूँ, क्या उनके नाना जी का पैसा है ये? तो ये कहावत, ये जुमला आप पर भी तो लागू होता है। आप जब कहते हो कि मैं ये करता हूँ, तो क्या आप अपना खेत बेच कर रहे हैं? आप भी तो जनता की टैक्स की उसी में आपको याद होगा अनिल जी, बिहार में एक सेकंड नहीं मान सकते। एक सेकंड, बिहार में आपको याद होगा कि बिहार में शायद 2015 के चुनाव में 60,000 दें कि 80,000 दें, 80,000 दें कि 90,000 दें, 90,000 दें कि 1 लाख करोड़ दें, ऐसे प्रधानमंत्री जैसे बोली लगा रहे हो कि आपको कितना। वही मेरा कहना है कि लोग, आप भले गांव में तो अनपढ़, और हम लोग चुनाव कवर करते रहे सन 80, 82, 84 से, लोग बोलते नहीं है। हम उनसे पूछते थे आप किसको वोट दोगे, तो वो कहते थे आप बताओ किसकी हवा है। तो मैं अभी भी ये मानता हूँ कि 25 से 30% वोटर बिल्कुल खामोश वोटर है,
उसके मन की था लेना आसान नहीं है। तो ये जो हम वोकल लोगों से बात करके अनुमान लगा लेते हैं और सर्वे भी बना लेते हैं, क्योंकि हम किससे निकालेंगे, हम तो कहेंगे हमने 20 लोगों से बात की, 14 लोग भाजपा की बात कर रहे थे तो भाजपा की सीट हो गई। लेकिन बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो सब चिंतन करता है, देखता है और झांसे में नहीं आता। तो अब सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आखिरकार दिलचस्पी सबकी ये होती है कि तस्वीर क्या बनती दिख रही है। तो जैसे आपने सब कहा कि मतदाता जागरूक है, सचेत है, झांसे में नहीं आता है, और ये सारे सवाल हैं जो आपने जिक्र किया। आपके हिसाब से अगर हम 71-76 सीटें ही मानते हैं पश्चिमी यूपी के, कुछ इलाकों को छोड़ दें, ब्रज या बाकी इलाकों को, उसमें क्या तस्वीर दिखती है? देखिए, जो सबसे बड़ा पहलू है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो मैं महसूस करता हूँ, जो बीजेपी के एमएलए हैं, जो एमपी हैं, वो जीरो होकर रह गए हैं 5 साल में। उनका कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है, मतदाता संतुष्ट नहीं है। वो मोदी के नाम पर कितना ब्रांडिंग करेंगे? आप खाली मोदी योगी के नाम पर वोट मांगेंगे? उसका परफॉर्मेंस क्या है? वो हमारे दुख तकलीफ में काम नहीं आता, वो हमारे साथ थाने नहीं जाता, वो हमें सिफारिशी चिट्ठी नहीं लिखता, वो हमारा कोई काम नहीं करा सकता। वही काम हम रिश्वत देकर करा लेते हैं। तो या तो वो काम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो जाता, हमें किसी सिफारिश की जरूरत ना पड़ती, तो लोग अच्छा फील करते। जो फील की बात है ना, अच्छा, मैं तो अच्छा फील नहीं करता। मुझे लगता पैसे दो, काम कराओ। मैंने बीजेपी वाले के साथ समय खराब किया, उसके साथ मैंने उसका समर्थन किया, मैं उसका कार्यकर्ता बना, मुझे क्या हासिल हुआ? मुझे जब संकट में आया तो मुझे बेड भी ना मिला, मेरे लिए फ़ोन भी ना किया। और वो कहते हैं, विधायक खुद रोते हैं, वो कहते हैं पार्टी ने हमको मना किया है कि आप व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, आप सिफारिशें नहीं करेंगे, आप अफसरों से नहीं झगड़ेंगे। तो आज भी लोग कहते हैं कि सपा बसपा का जो आदमी था, उसे आप गुंडागर्दी कहें, दबंगई कहें, वो जाकर काम कराता था। किसी बेकसूर को पकड़ा गया तो छुड़ा कर लाता था। बीजेपी का आदमी कहता देख लेना, तो वो देख लेना के चक्कर में, और जो आज बात कर रहे हैं योगी जी और बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं उम्मीदवार बदलने की बात, वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट की भी एंटी इनकम्बेंसी, आज कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है और बीजेपी यूपी में 50% टिकट काटने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाज है कि मतदाताओं में नाराजगी है, और मुझे लगता है ये जो पहलू है इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसमें फिर मैं जानबूझकर थोड़ा आकलन पे आ रहा हूँ। आकलन क्या है कि आकलन बीजेपी के लिए हलवा नहीं है, बस मैं ये कह सकता हूँ। मैं सीटों की फोरकास्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता, क्योंकि हर सीट का अपना इक्वेशन भी होता है। कई बार जैसे आप देखिए 2012 में, जब 2012 में मायावती की सरकार बनी, 2007 में, तो सरधना सीट पर चंद्रवीर सिंह जाट जीत गए, जो कोई कभी जाट वहाँ जीता नहीं पिछले 20-30 साल में, क्योंकि 2-3 मुसलमान लड़ गए और बीएसपी के जाट और दलित को मिलाकर ही सीट निकाल ली। तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, ये डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं है। और मुझे लगता है इस बार जो अखिलेश यादव ने ये स्मार्टनेस की है, लोग उसको कह रहे हैं कि वो विपक्ष का मोर्चा नहीं बनाया। अगर आप विपक्ष का मोर्चा बनाते हैं तो फिर आप पर पोलराइजेशन का आसान होता है। बीजेपी के लिए अगर वो 1-to-1 फाइट करते यूपी में, मुझे लगता है ज़्यादा राह आसान होती, लेकिन 1-to-1 फाइट नहीं है। तो आज आप सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना इतना आसान नहीं रह गया है। और मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में आप कि कहीं भी बीजेपी को 55-60% वोट तो मिला नहीं पिछले चुनाव में, किसी भी विधानसभा में। एक आध सीट में कहता नहीं जहाँ 50, भाई टोटल वोट तो 39% ही मिला है ना। तो अगर सारे हिंदू आपके साथ हैं तो 82% हिंदू हैं यूपी में, 18% मुसलमान आप घटा दो तो 82% तो आपको वोट नहीं आए, वोट तो आपको 39% आए। तो ये जो मतदाता का जो समीकरण हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, सब लोगों को सारे हिंदू उसके साथ आ गए, सारे 80-20, जो आपने 80-20 की बात करी, तो 80-20 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। जब आपको मिला ही नहीं, पीक पे भी लोकसभा में 50 मिला। मुझे लगता है कि अभी चुनाव में समय भी है ना, अभी 1 महीना है, और लोग बहुत सारे, मैंने कहा जो 20 से 30% वोटर है, और आप खुद ही जानते हैं कि 10% के स्विंग से यहाँ खेल बनता बिगड़ता है। तो अभी बीजेपी क्यों, सारे सर्वेयर क्यों कह रहे हैं कि 250-250 बीजेपी, क्यों नहीं कह रहे 300, 350, 350 बीजेपी, घटा क्यों रहे हैं? तो ये जो समीकरण है ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि टक्कर कांटे की है, चुनाव नहीं है। अब टक्कर चुकी कांटे की है एक बात, दूसरी बात कि ज़्यादातर सर्वे में, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से मल्टी कॉर्नर नहीं है, बाइपोलर है, सपा आरएलडी गठबंधन और बीजेपी। दूसरी तरफ बीएसपी समर्थक और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है। बीएसपी ने अभी चुनाव प्रचार नहीं किया, उनका कार्डर है, वो जब करेंगे 19-20% उनका वोट है, वो भी कंटेस्ट में मजबूती से लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, उनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मैं अभी पहले भी मेंशन किया है कि देखिए, दलित वोट बैंक इसका नहीं है। दलित वोट बैंक, क्योंकि हम दलितों के बीच काफ़ी जाते हैं और उनके साथ काफ़ी हमारा जुड़ाव भी रहा है, तो जैसे खेत मजदूर हैं वो तो ज़रूर इम्पैक्ट में गए हैं किसान मूवमेंट की वजह से। फिर मैं कह रहा हूँ, गांव में खेत मजदूर जो दलित है ना, उस पर तो इम्पैक्ट हुआ किसान मूवमेंट का। बंसल जी अच्छी तरह जानते हैं इस बात का। वो तो हो सकता है कि रालोद के साथ चला जाए, दैट इज़ ए पॉसिबिलिटी। लेकिन ज़्यादा जो चंक है ना दलितों का, वो शहरों में केंद्रित है।
शहरों में चाहे आगरा हो, मेरठ हो, जो उनका ज़्यादा मेजॉरिटी है, वो अभी इंटैक्ट है और वो अभी कहीं कोई उसकी सूचना नहीं है, ना कोई उसकी सुराग है कि वो मायावती से टूट रहा है। तो इसलिए मल्टी कॉर्नर की जो इन्होंने बहुत साइंटिफिकली उसको एनालिसिस किया इन्होंने कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में आप कह नहीं सकते कि कितना क्या हिसाब बनेगा जब जाट जीत सकता है सरदना से, जो ठाकुर बेल्ट है, टोटली ठाकुर बेल्ट है, वो सब परिणाम भी आ सकते हैं, वो असंभव नहीं है। लेकिन कुल मिला के देखिए, हवा भी होती है। हवा में क्या होता है, स्विंग करता है वोटर। जब हवा होती है ना, आपने देखा जब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 71 में सारे आंकड़े फेल हो गए, सारी जातियाँ फेल हो गई। नहीं, आप उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में लोग बैठे थे, हम सब लोग, किसी ने नहीं सोचा था 67 सीट केजरीवाल को पहली बार और दूसरी बार 62 सीट। दूसरी बार तो जब कह रहे थे कपड़े से लोग पहचाने जा रहे हैं, यहाँ बटन दबाओ वहाँ करंट लगेगा, अमित शाह बोल रहे थे, तब तो लग रहा था बीजेपी आ रही है, और बीजेपी साफ हो गई फिर दूसरी बार। और तो और यूपी की भी बात करें, ये सही बात कही, यूपी की भी बात करें सर, तो 2014 में 73 सीटें एनडीए को यूपी में आने वाला है, 2017 में 350 आने वाला है। ये कौन सोच रहा था? सारे जोड़ घटाव करके लोग बोलते थे, सारा पीक हमने 98 99 में देखा है, 200 पार तो बीजेपी नहीं करेगी, वो दौर मुझे याद है। लेकिन बीजेपी ने अगली बार फिर 300 का आंकड़ा पार कर लिया 19 में, 5 साल सरकार चलाने के बाद। तो अब आते हैं इसके अलावा एक मुस्लिम फैक्टर, चूंकि हाँ एक सेकेंड और लूँगा मैं ये कहता हूँ, ये जो गाँव का जो दलित फैक्टर है ना, कहीं ये कुछ मिरेकल क्रिएट ना कर दे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो करीब 10% वोटर है आज भी गांव में, 20 तो नहीं है कहीं भी, 20 कहीं नहीं है, 20 तो शहरों में है दलित वोटर। लेकिन गांव में आप जानते हैं अच्छी तरह से, यहाँ के गांव में काफ़ी बड़ी संख्या में खेत मजदूर हैं, बिहार के भी आए हैं, वो भी वोटर्स हैं, वो भी दलित हैं सब। तो इसलिए वो स्विंग, वो जो हवा है ना, जिसे आप कहते हैं ना मिरेकल जो पैदा करती है, जिसका आपने अभी जिक्र किया दिल्ली का, वो मिरेकुलस रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यही उठता है कि वो मिरेकुलस रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में आएगा? क्योंकि मिरेकल अगर देखें तो बीजेपी के पक्ष में 3 बार हुआ है, स्टेट और लोकसभा। अब एक बात आती है कि जब भी यूपी बिहार जैसे राज्यों में चुनाव की बात करते हैं तो जातिगत संरचना, जातीय आधार और जातीय समीकरण, वैसे ही वोट देते हैं, वैसे टिकट मिलता है। तो जो बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, अमित शाह ने किया 2014 के पहले, 17 में भी कामयाब रहा। केशव मौर्य एक डिप्टी सीएम है, एक ब्राह्मण है, आज भी ब्राह्मण ठाकुर ये सब के साथ, बाकी गैर यादव ओबीसी की बात होती है जो लगभग 35% हैं, गैर जाटव दलित की बात होती है। और उसमें बीजेपी ने यकीनन बहुत सारी जातियों में, लोध, निषाद, राजभर, सैनी, कश्यप, इन सब ने बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई, तभी 40% विधानसभा में, 50% लोकसभा में वोट मिले। वो कहीं आपको दरकती हुई चीज़, वो ज़मीन दिखती है बीजेपी की? क्योंकि ऐसे देखें तो अखिलेश यादव का यादव मुस्लिम जोड़ेंगे, लेकिन वो जो बीजेपी ने 40 से 50% वोट बैंक तैयार किया, वहाँ कहाँ आपको छिटकता हुआ दिखता है? देखिए, जो बैकवर्ड्स है ना, उनमें जो आपने कहा लोध और ये सैनी और कश्यप ये वोट है, ये मोटे तौर पर पिछले 20-30 साल से ही बीजेपी का वोट बैंक है। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुए थे 91 में, तो लोध तो एन ब्लॉक जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ जनसंघ के समय से ही जुड़ना शुरू हो गया था, इस पर इनका फोकस था। लोध, कश्यप, सैनी, धीमर, ये जातियाँ। लेकिन कुर्मी जो है वो डिवाइडेड है, वो कभी भी एन ब्लॉक किसी पार्टी के साथ नहीं रहा। सभी दलों में कुर्मियों के नेता हैं और उनका किसी भी एक कुर्मी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसका पूरे प्रदेश में प्रभाव हो। कल्याण सिंह, उमा भारती, ये ऐसे प्रभावशाली लोध नेता हुए जिनके अपने इलाके के बाहर प्रभाव था। लेकिन देखिए, आप कुर्मियों की अगर आप बात करेंगे, ओम प्रकाश थे भाजपा के नेता, उनका बनारस के आसपास था, बेनी प्रसाद का बाराबंकी के आसपास था, संतोष गंगवार कभी हारे नहीं बरेली में एक बार को छोड़ के, तो वो बड़ी जाति है वो भी। पर जो इसके अलावा भी जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं जिनकी आप बात करेंगे, वो 20-25-30% हैं। उसमें अखिलेश यादव ने कोशिश की है, उनको बीजेपी ने उस तरह से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी है। देखिए, जैसे वो मानकर चलते हैं कि जाटव मायावती के साथ हैं, तो जाटव भी ये मानकर चलते हैं कि जब हमको आप पावर में शेयरिंग नहीं कर रहे तो फिर हम आप पे भरोसा क्यों करें? आपने तो हमको ठप्पा लगा दिया। जैसे मुसलमान को बीजेपी मानती है कि वो एंटी, हमें टिकट भी नहीं देते, तो हमारे साथ नहीं है, तो मुसलमान से आप उम्मीद क्यों करते हैं? तो यही अति पिछड़ी जातियों में भी सबको साथ जोड़ने के चक्कर में कई बार आपके अपने भी आपसे रूठ जाते हैं। तो इसीलिए अब ये जो ब्राह्मण नेताओं की आप मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में अलग से, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव तो लग रहा है कि ब्राह्मण बीएसपी के साथ ना चले जाएं। वो पहले जा भी चुके हैं। ब्राह्मण जो है कोई मूर्ख कौम नहीं है, वो सबसे समझदार, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई कौम मानी जाती है। कांग्रेस ने उनके कई मुख्यमंत्री बनाए हैं। आज इस पार्टी में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्ट में, ब्राह्मण मोटे तौर पर बीजेपी के साथ जाता है, कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन वहाँ उनको क्लैश है। राजपूत और उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, अहम की लड़ाई है।
तो ये सारे फैक्टर हैं। ये मान लेना कि सारे सवर्ण भाजपा के साथ हैं, इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। और ये जो आपने दलित की बात की, देखिए ये मैं कह सकता हूँ कि दलितों में 60% से ज़्यादा जाटव हैं यूपी में, और जाटव में सेंध लगाना अभी किसी के बस की बात नहीं है। अलबत्ता चूंकि वो ये मानते हैं दलित मोटे तौर पर कि बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी है, बनिया ब्राह्मण राजपूत की पार्टी है, तो हमारे प्रति इनका अछूत भाव, दावा वो चाहे जितना करें, प्रधानमंत्री ने कोशिश भी की है पर ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उनके मन में ये भाव है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसी दलित का मुकदमा दर्ज होता भी है तो आरोपी की आसानी से गिरफ्तारी नहीं होती, हाथरस की घटना भी वो भूले नहीं हैं। तो ये मानना कि दलित बीजेपी के साथ आ जाएंगे, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा ये दिवा स्वप्न देखने वाली बात है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ नाराज दलित है और वो जागरूक है, उसमें अलबत्ता ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो कहीं 2%, 4%, 3% समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जरा मुस्लिम फैक्टर पर, चूँकि पश्चिमी यूपी के कई ज़िले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बागपत, जहाँ 30 से 50% मुस्लिम आबादी है और अधिकतम सीट जो है इस इलाके में है। ओवैसी इन सब के बीच ताल ठोक रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कई रैलियों में मैंने भी देखा है, कई जगह भीड़ भी जुट रही है। ओवैसी फैक्टर कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि ऐसे देखें तो दावेदारी मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश करते हैं और भी बीएसपी को भी वोट मिला है गाये बगाए, तो इसमें कुछ बदलाव दिखता है आपको? मेरे को इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता। देखिए ओबीसी तो अभी एक नमूने के तौर पर है, यहाँ पर लोग उन्हें देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, लेकिन उनके साथ हैं मुसलमान, ये अभी हमारे पास कोई सुराग नहीं है। क्योंकि मुसलमानों में हम लोग भी कभी उठते बैठते हैं, यूनिवर्सिटी में भी और भी पढ़े लिखे मुसलमानों में भी, और उन लोगों में बैठते हैं जिन्हें आप मुल्ला कहते हैं, जो कई बार चुनाव को प्रभावित भी कर देते हैं मस्जिदों से, और उनसे आप जानते हैं अच्छी तरह सारी बात। अभी उनमें कहीं कोई सुराग नहीं है कि वो कहीं उस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे जिस तरह की ओबीसी कर रहे हैं वोट बैंक की। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर हमें थोड़ा बहुत शेयर पावर चाहिए तो हमको किसी न किसी अन्य जातियों के जो लोग हैं, जैसे यादव हैं या ब्राह्मण हैं, जैसे पहले कांग्रेस के साथ रहे एक दौर में, वो अब वो यादवों के साथ हैं। तो मोटा मोटी बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि वो एक साइलेंट फैक्टर है, वो बोल नहीं रहे हैं, वो बोलते भी नहीं हैं। आप मोहल्ले में जाइए तो वो कभी अपने को नहीं बताएंगे खुलकर कि हम समाजवादी हैं या हम जो है कांग्रेसी हैं या हम साम्यवादी हैं, कभी नहीं बताएंगे। लेकिन वो इशारा जरूर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, वहाँ की जो सुगंध है ना, या जो वहाँ का जो फितरत रंग है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब एकजुट होकर जाएंगे और ये उसी पार्टी के साथ जाते हैं जब इन्हें लगता है ना, रातों रात फैसले होते हैं इनके। हमने खूब मेरठ में देखा है कि अभी दिख रहे हैं झंडे उनके साथ और रात को फैसला हुआ, अरे ये तो बीजेपी को कौन हराएगा, मालूम चला ये हराएगा। यही हुआ शहर में, जानते हैं अच्छी तरह, पिछली बार यही हुआ ना, अंसारी जब जीते तो मुस्लिम को ऐसा लगता था डिवाइड हो जाएंगे और ये हमारे वाजपेयी जी जीत जाएंगे। वाजपेयी जी बड़े लीडर थे, लेकिन कितनी लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अंसारी जीत गया। क्योंकि ओवरनाइट ये फैसला करते हैं कि भाई कौन बीजेपी को हरा सकता है। दे आर, इन्होंने कहा इंटेलिजेंट वोटर, ब्राह्मण को मैं कहता हूँ मोस्ट इंटेलिजेंट वोटर्स इन उत्तर प्रदेश और पर्टिकुलरली इन वेस्ट उत्तर प्रदेश इज मुस्लिम्स मोर देन ब्राह्मण्स। अब जरा एक बार मायावती, आखिरी में एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। देखिए जितने नेता बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कोई बीएसपी में नहीं जा रहा, कोई कांग्रेस में नहीं, बल्कि बीएसपी के विधायक के भी और कांग्रेस के भी और भाजपा के भी सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो पॉलिटिशियन हैं वो भी कुछ समझ रखते होंगे। अभी इमरान मसूद जो इतना कद्दावर नेता, कांग्रेस का नेशनल पदाधिकारी भी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उसने कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं ये फील तो लोगों में है कि ये पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है। तो जब बीजेपी को टक्कर दे रही है तो जो, जैसे अभी प्रभात जी ने कहा, ये चलता था कि रात को तय किया जो बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है इस बार के चुनाव का फ़र्क ये होगा कि मुसलमान का दिमाग इस बार पहले से साफ है कि सिर्फ इस गठबंधन को वोट देना है। मुसलमान खड़ा हो, अगर मतलब मुझे तो यहाँ तक का फीडबैक है कि अगर समाजवादी पार्टी और रालोद का हिंदू होगा और बहुजन समाज पार्टी का मुसलमान होगा तो भी मुसलमान अपने मुसलमान के साथ नहीं जाएगा। और उनमें ये जागरूकता है कि ओवैसी लाख कहें कि हमारा सीएम और डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता, उन्हें ये रियलिटी पता है कि हम 18% के वोट बैंक पर अगर हम कम्युनलाइजेशन करेंगे तो वही होगा जो 2014 में हुआ था, जब 80 में से एक भी मुसलमान लोकसभा में नहीं पहुंचा था। तो ये प्रयोग की वो सब चीज़ों को जानते हैं, इसलिए उस तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स मुसलमानों की तरफ से घोषित तौर पर नहीं होगी कि मुसलमान होते मुसलमान पार्टी के साथ चले जाएँ। तो ये ओवैसी का जो फैक्टर है मुझे लगता है ये असर नहीं डालेगा। हाँ, मायावती का जो वही मायावती पे एक मिनट एक सवाल थोड़ा ये क्वाइन कर लूँ कि मायावती को
को लेकर जैसे हर चुनाव में 20-22% हारी तो भी वोट रहे, जीती तो 30% से जीती थी जब 2007 में 206 सीटें मिली, लेकिन 20-22% तब भी मिल गई मायावती को, वोट मिल गए जब एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा में। 19 सीट तब भी वही। तो इस बार मायावती एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, रैली तो नहीं कर रही, एक्टिव नहीं दिख रही हैं। क्या माना जाए कि वो साइलेंटली हैं लेकिन उनका वोट इंटैक्ट है, और ये दो धुरी जो बन रही है, जो कहा जा रहा है दो धुरी बन रही है, बीजेपी और सामने आरएलडी सपा, इसके बीच कोई तीसरी धुरी है बनती दिख रही हैं या नहीं है? जो सर्वे में दिखाया जा रहा है कि मायावती को बहुत नुकसान हो रहा है, उनका वोटर शिफ्ट हो रहा है। नहीं, देखिए, मायावती के वोटर भी शिफ्ट हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, पर आप ये नहीं मान सकते कि मायावती पूरी तरह आउट ऑफ फाइट होंगी। कई जगह मायावती का उम्मीदवार फाइट में आएगा। क्यों आएगा? मुसलमान तो जो अगर 20% और 22% की पहले हम बात कर लें, क्यों आया 0 सीट पर भी? देखिए, उस समय दूसरे वर्ग के मतदाता भी उनके साथ थे, मुसलमान भी मिला था उनको 2014 में, क्योंकि हर सीट का अपना एनालिसिस है। हर सीट पर तो उनको 20% नहीं मिला था, किसी सीट पर उनको 30 भी मिला, किसी पर 15 भी मिला, उसको तो ओवरऑल हम निकालते हैं। तो उनको मुसलमान भी मिला था, उनको दूसरी जाति के, सवर्ण जाति के मतदाता भी मिले थे कम और ज़्यादा। पर इस बार जो फ़र्क है, इस बार मायावती का वोट बैंक घटना तय है। तय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको मुसलमान नहीं मिलेगा, और उनको जो है बस सिर्फ जो दूसरी जाति के लोग, वो पिछड़ी जाति की खड़ी करेंगी, वो ब्राह्मण खड़े करेंगी, वो और जाति की खड़े करेंगी, वो जरूर कुछ ना कुछ वोट, क्योंकि हर उम्मीदवार के 2-4-5 हज़ार वोट तो निश्चित रूप से होते हैं, और विधानसभा चुनाव में 5 हज़ार वोट भी मायने रखते हैं, वो बहुत प्रभाव डालते हैं। यहाँ हार जीत 500, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार वोट से हो जाती है। तो मायावती बिल्कुल माइनस हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ये मैं नहीं मानता। उनका जाटव वोट बैंक इंटैक्ट है, वो 60% है यूपी में, माने 22% का 60% निकालें तो 14-15% जाटव वोट बैंक है। तो उसमें से 11-12-13% वो, और कुछ उनकी जाति के जो दूसरे उम्मीदवार खड़े होंगे उसकी जाति के। तो मायावती अभी भी खिसकते भी 14-15% वोट वो निश्चित रूप से ले जाएंगी। वो जो एक्स्ट्रा वोट होगा उसमें हम ये नहीं मान सकते कि वो अपोजिशन का ही वोट होगा, वो भाजपा को मिलने वाला वोट भी हो सकता है, जहां वो उम्मीदवार खड़ा करेंगी। अगर वो कहीं राजपूत सीट पर राजपूत खड़ा करेंगी तो देखिए, गांव की भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। हर गांव में जब प्रधान की लड़ाई होती है तो दोनों जाट लड़ते हैं, कुछ उसके साथ जाते हैं, कुछ उसके साथ जाते हैं। तो जब आप गाँव की पॉलिटिक्स को अगर ठीक से देखेंगे तो एक ग्रुप अगर भाजपा के साथ रहता है तो उसी जाति का दूसरा ग्रुप दूसरी पार्टी के साथ जाता है। अपने सर्वाइवल का सवाल होता है। तो इसलिए मायावती को एक तो इस बार मुसलमान वोट मुझे मिलता बिल्कुल नहीं दिख रहा, और दूसरे ये मानना कि वो 0 हो जाएंगी, 10% वोट तो उनका 15-16% खिसकता, वो भी 21-22 से आएगा, तो 15-16% के वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहेगा, ऐसा मेरा पक्का अनुमान है। अब आखिरी सवाल, चूंकि बीजेपी बार बार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाती है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में लॉ एंड ऑर्डर, माफिया राज ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ तो हर रोज़ चाहे ट्विटर के जरिए चाहे किसी इंटरव्यू में जहां भी होता है माफिया राज कहते ही हैं। अमित शाह भी ऐसे माफिया और मच्छर यूपी में ख़त्म हो गए, दूरबीन लगा के देखते हुए उनका एक नाटकीय वीडियो भी वायरल हुआ। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा है इतना बड़ा कि अखिलेश राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, वो भी एक मुद्दा वोटिंग पैटर्न का होगा जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को हम नकार नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ या खराब रहा, ये तो एक अलग समीक्षा का विषय है, क्योंकि फिर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा लाएंगे तो उस पर, लेकिन जो ओवरऑल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इससे हम नकार नहीं सकते कि बीजेपी ने एक माहौल ये बनाया है कि देखिए, पहले के राज में गुंडागर्दी थी, क्योंकि वो जो समाजवादी पार्टी का राज था उसमें चाहे वो सबके साथ न्याय की बात करें, कहीं कहीं उसमें मुसलमान मंत्री भी थे, मुसलमान नेताओं की चलती भी थी, या एक माहौल बना के आजम खां की भैंस भी पुलिस पकड़ने चली गई चोरी। तो ये सब जो परसेप्शन बना, ऐसा नहीं है कि सारे अपराधी मुसलमान ही होते हैं। मैं 1000 अपराधी गिना दूंगा जो सारे हिंदू हैं और दुर्दांत अपहरण करता और क्या क्या नहीं है, वो सब विषय नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से इस आधार पर बीजेपी वोटर को प्रभावित कर रही है, भले वो शहर का वोटर हो, भले थोड़ा बहुत गांव का भी वोटर हो, ये उनका एक एज है। चाहे वो 2% वोट लें इसके नाम पर, चाहे 5% वोट लें, इसको मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि मैं कॉमन मतदाता जिनसे भी हम बात करते हैं, जो बीजेपी को मानते हैं कि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने कोई राहत लोगों को नहीं दी, लेकिन लास्ट में इस बात पर उठ जाते हैं, नहीं अब पहले से इस मामले में तो रिलीफ है, मुसलमानों की गुंडागर्दी से हम बचे हुए हैं। तो ये जो तो उसमें एक नफरत फैक्टर भी है। नफरत फैक्टर, वो ये कहूँगा ना, मुसलमानों की गुंडागर्दी। मैं उनसे कहता हूँ कि भैया, मैं भी इसी शहर में रह रहा हूँ 40 साल से, मेरी तो ना मुसलमान ने कार चुराई, ना मेरे साथ झगड़ा किया, ना मेरा कोई लड़की को छेड़ा। तो ये जो परसेप्शन है, लेकिन वो चूंकि पिक्चराइजेशन उनकी ऐसी हो गई है, उन पर भाजपा ने तुष्टिकरण, खासतौर से दंगे वाले शहरों में
तो कांग्रेस के राज का, सपा के राज का, बसपा के राज का ये आरोप लगता रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो जो तटस्थ मतदाता है, जो समझदार और पढ़ा लिखा भी है, सुलझा हुआ भी है, जो सांप्रदायिक है नहीं जैनियत से, उस पर भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे का कुछ प्रभाव है। अब जरा मैं क्लोजिंग इनसे इसी मुद्दे पर, चूंकि प्रधानमंत्री ने जो मेरठ में रैली की थी, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शिलान्यास, तब भी सोतीगंज का जिक्र किया मेरठ का, और उन्होंने इशारों में बहुत बातें ऐसी की जिससे लगा कि माफिया, गुंडा, अपराधी मतलब मुस्लिम। योगी तो खुल के कहते ही हैं, अमित शाह भी कहते हैं, और बीजेपी के तमाम नेता भी ये कहते हैं लगातार, और हम मेरठ में अभी हैं भी। और इन्होंने कहा कि ये परसेप्शन बनाया, तो क्या वो परसेप्शन वाकई आरएलडी और सपा गठबंधन के लिए नुकसानदेह बहुत हद तक हो सकता है, और बीजेपी को एज दिख रहा जैसे इनको दिख रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गांव में तो बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको पूरे के पूरे इलेक्शन को इस बार अर्बन और रूरल में डिवाइड करना चाहिए। रूरल जो माइंड सेट है वो एकदम डिफरेंट है। आप जाके खुद जाएंगे गांव में, आप देखेंगे, शहर के लोगों से बात करेंगे, वो एकदम उनका डिफरेंट माइंड सेट है। ख़ास तौर से मेरठ और मुजफ्फरनगर ख़ास तौर से दो गढ़ बन गए हैं। पहले एक ही गढ़ था सांप्रदायिकता का, अब मुजफ्फरनगर भी बन गया है। बुलंदशहर अभी नहीं बना है, कोशिश भले ही करी इन्होंने। जहाँ पर माइंड सेट कम्युनल है वहाँ पर ये परसेप्शन जो अनिल जी ने कहा बिल्कुल है। मिडिल क्लास हिंदू जो वोकल है, मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, गरीब से कोई क्या लूटेगा, कोई गुंडा भी क्या लूट लेगा। जो ज़्यादातर वोटर है, जो मिडिल क्लास के लोग जो बहुत वोकल होते हैं ना, हर जगह आपके चैनल पर ही बोल रहे हैं, सड़कों पर भी बोल रहे हैं, वो ज़्यादा अभिव्यक्त करते हैं। उनका परसेप्शन बिल्कुल इन्होंने कहा है वो यही है, जो अपर कास्ट हिंदू वोटर्स हैं। अंजुम जी, जो अपर कास्ट हिंदू वोटर्स है, खासतौर से बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, मैं 3 कास्ट की बात करता हूँ। मेरठ में खास तौर से जैसे हमारी कैंट की सीट है, यहाँ तो बनिया डोमिनेंट है, बनिया पंजाबी, वो एक तरह से बिहेव करते हैं। हमारे यहाँ तो मिरेकुलसली बीजेपी का आदमी जीतता है, तो आंकड़े एक ही बार में बसपा ने टक्कर दिए वो। तो मेरा मतलब इनकी बात एकदम दुरुस्त है कि वो परसेप्शन बनाया गया है और है भी कहीं तक सत्य है। क्योंकि बहुत बार होता भी है कि जैसे सोतीगंज की आपने बात की, उन्होंने भी की। सोतीगंज सब जानते हैं कि वो गढ़ था एक लुटेरों का, गाड़ियाँ काटी जाती थी, चुराई जाती थी, पर वो एक क्रिमिनल मामला है, उसमें हिंदू भी इन्वॉल्व थे, जो इन्होंने एकदम ठीक कहा। लेकिन गैंगस्टर जो दिल्ली में बहुत पकड़े जाते थे, अखबार में छपता था, गाड़ी चुराने वाला लिफ्टर हिंदुओं का भी गैंग। मैं उस तस्वीर का एक पहलू और बताऊं आपको। देखिए, सोतीगंज ये आज से नहीं था, ये पिछले 10, 15, 20 साल से था, और योगी साहब की सरकार को भी 4.5 साल से ज़्यादा हो गए। तो सोतीगंज में अगर सफाया हुआ है, तो अब जो यहाँ के मेरठ के एसएसपी हैं मिस्टर प्रभाकर चौधरी, ये एक्सक्लूसिवली उनका काम है। तो वो तो अभी 6 महीने पहले आए हैं, साल भर पहले। तो 3.5 साल योगी जी ने कहाँ सफाया नहीं किया, या मोदी जी ने जो क्रेडिट दे दिया कि योगी जी तो जो है जली को यहाँ इसमें इन्होंने सफाया कराया सोतीगंज में, ये गलत परसेप्शन है। पहले के जो एसएसपी रहे वो तो उनसे महीना लेते थे, वेल नोन है ये फैक्ट। तो अगर ये बीजेपी का कारनामा होता या बीजेपी की सरकार का होता तो 2017 में ये काम हो जाना चाहिए था। ये आखिर काम 2021 के और 22 में आके 21 के बीच में मध्य में शुरू हुआ, जब प्रभाकर चौधरी एक व्यक्ति का काम है ये। वो उस जैनियत का आदमी है जो यहाँ का एसएसपी है, वो तो मुझे लगता है उसका अपना कार्यशैली है। वो किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो जो उस तरह का काम करता है, जो अफसर, वो उस तरह का काम करता है। तो इससे पहले के जो अफसर थे उन्होंने क्यों नहीं इसको पूरे रैकेट को तोड़ा, अपराध की तरह क्यों नहीं? और इसमें जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, देखिए मैं क्रिटिक के नाते नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री के भाषण हम पढ़ते हैं, जवाहरलाल क्या बोलते थे, लाल बहादुर शास्त्री क्या बोलते थे, इंदिरा गांधी क्या बोलती थी। क्या हम ये पढ़ेंगे कि सोतीगंज प्रधानमंत्री के मुंह से एक थाने के अपराध की घटना का उल्लेख किया जाना और उस पर लोगों का जो उनके समर्थक है जश्न मनाना, कोई ऐसी बात हो जो किताब में पढ़ाई जाए, जिसको पीढ़ियाँ याद रखें, वो भाषण आए तो अच्छा लगता है। इस थाना स्तर की बात अगर प्रधानमंत्री करने लगेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत उस स्तर की बात नहीं कहलाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी प्रधानमंत्री की रैलियां देखते हैं होती है कि नहीं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा, कोरोना का खतरा, 15 जनवरी तक पाबंदियां, उसके बाद क्या होता है, पहले दौर का चुनाव 10 फरवरी को है। लेकिन प्रधानमंत्री जब शमशान कब्रिस्तान की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बंगाल में दीदी ओ दीदी नाटकीय ढंग से कह सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जो नाना का जिक्र किया वो कर सकते हैं, तो कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। इस दौर में प्रधानमंत्री पद की गरिमा के हिसाब से उनके भाषणों को कहीं कस नहीं सकते। वो वाजपेयी थे, बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे, उनके भाषण देखिए और मोदी जी के भाषण देखिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों, पश्चिमी यूपी को समझने में आया हूँ, घूम रहा हूँ, और इस वीडियो को, इस जैन
पकौड़ा सब, हालांकि पकौड़ा हम लोगों ने खाया नहीं है भाई, पकौड़े का भी तो ऑर्डर तब तक दे दीजिए। ये तो आप थोड़ा ध्यान रखते कि बीच में पकौड़ा भी आता। लेकिन चलिए अब हम लोग थोड़ा पकौड़ा खाते हैं और आप अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूपी के ज़िले के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। साथ में ये कि आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ, आपके इलाके की बातें, आपकी आवाज़ मेरे YouTube के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। फ़िलहाल मेरठ के इस जैन पनीर पकौड़ा ठीहे से नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।